जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का सेशन हमारा क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी एक आवश्यकता हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए और एक मानव जाति के लिए। तो फॉरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट ना कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, बट अगर देखें तो ये हमारे एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं देखें तो मैंने पूरी तैयारियां कर ली हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट को आज हम समझेंगे ज़रूर, लेकिन एक दूसरे फॉर्मेट में और दूसरे रूप में। आज के बाद जो आपको फॉरेस्ट है वो कभी परेशान नहीं करेंगे, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही कोई इनकी टेंशन हमें लेनी है। देखो कैसे, सिंपल तरीका ये है कि आप देखो फॉरेस्ट लिखा हुआ है, टोटली आप जानते हो फॉरेस्ट की जो स्पेलिंग है उसको जस्ट लाइक ऐसे मैंने लिख लिया। और इसमें देखो फॉरेस्ट में एफ मतलब होता है फूड, यानी कि जंगल से हमें क्या मिल रहा है, जंगल से हमें फूड मिल रहा है, ठीक है। फिर ओ मतलब ऑक्सीजन, हमें जंगल से क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि फॉरेस्ट हमको ऑक्सीजन भी मिलता है। फिर देखिए आर से रेन, यानी कि जंगल से क्या मिलेगा, हमको वर्षा भी मिलेगी, रेन भी होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई से इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट अगर मिल रहा है हमारे, यानी कि हमारा पर्यावरण मिल रहा है। एस से सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल कंजर्वेशन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपरदन, तो ये हमें मिल रहा है। और टी से देखें तो टिम्बर मिल रहा है। तो फॉरेस्ट की पूरी मीनिंग का अर्थ ये निकल के आया कि हमें जंगल पूरी तरह से हर एक प्रकार से हमें क्या करता है, वो लाभान्वित करता है, यानी कि हमें वो हर प्रकार से हमें कुल मिलाकर के जंगल किसी भी फॉर्मेट में हो, वह चाहे खत्म होने वाला हो चाहे बनने वाला हो, हमें वो यूजफुल ही हमारे लिए है, लाभदायक ही है। अब देखिए ये जंगल यानी कि फॉरेस्ट की मीनिंग के अर्थ थे, यानी कि उनकी मीनिंग के एक एक अर्थ मैंने आपको बताया कि क्या क्या था, फूड था, ऑक्सीजन था, रेन था, एनवायरनमेंट था, सॉइल कंजर्वेशन था और टिम्बर था, हमें ये मिलते हैं। अब हमारी परीक्षा में अगर हम बात करें तो जंगल यानी कि फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो फॉरेस्टों का प्रकार देखिए ये चार प्रकार आपके लिखे हुए हैं। एक मोस्टली लास्ट में आपको याद करना होता है, बस वो होता है आपका, यानी कि जिसे कहते हैं ग्रास यानी कि जो घास जिसे कहते हैं वो एक। तो देखिए पहला जो प्रकार है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला प्रकार क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा देख रहे हैं तो ट्रॉपिकल लीफ डाउन फॉरेस्ट, एंड तीसरा अगर देखें हम तो डिजर्ट फॉरेस्ट है, और चौथा हमारा है माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम इनको कैसे जाने, कैसे पढ़ें कि ये फॉरेस्ट जो होते हैं, ये जंगल कैसे मिलते हैं, इनकी पहचान क्या है, क्वालिटी क्या है, कहाँ पे ये जंगल होंगे, कहाँ पे ऐसे जंगल होंगे। तो उनके लिए हमें चलना हो अपने ग्लोब पर। हमें पहले ग्लोब यानी कि ग्लोब ड्रॉ करना पड़ेगा, और ग्लोब से ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्लोब अगर आपने ढंग से पढ़ लिया एक बार, तो ग्लोब से आपको ट्रेड विंड एयर आपकी जो मिलती है वो, फॉरेस्ट एंड लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब क्लियर हो जाते हैं। देखिए ये मैं आपके लिए ग्लोब ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ये भाई, हाँ ग्लोब बन गया जल्दीबाजी में, ठीक है। हमने क्या काम किया, ये बना दिया, और फिर ये इधर से हमने ये बना दिया। अब देखिए करते क्या हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, यानी इक्वेटर हमारी ये लाइन हो गई। आपको ये लाइन दिख रही होगी, मैं इसको एक बार ज़रा डार्क कर दूं, और ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे नाम दे दूं तो 0 डिग्री ये है हमारी, इससे हमें बाकी कोई से मतलब नहीं है, हमको बाकी किसी से हमको कोई मतलब नहीं है हमें रेखा से, ठीक है। अब देखो भाई, अगर ये हमारी भूमध्य रेखा थी यानी कि इक्वेटर है, तो यहां पे जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यानी कि सूर्य अपना जो लाइट देगा वो परपेंडिकुलर पड़ेगा। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत पड़ेगा, और जब लंबवत पड़ेगा यहां पे प्रकाश, तो इसका मतलब है कि यहां पे धूप बहुत ज्यादा होगी। जब धूप बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब है यहां पे वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, अर्थात यहां पे वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। जब वाष्पीकरण हो रहा है तो इसका मतलब है यहां पे वर्षा भी अधिक होगी, रेनफॉल भी अधिक होनी है, आप जानते हैं। तो जब रेनफॉल अधिक होगी तो इसका मतलब है यहाँ के जो जंगल है, यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन होगा, हमेशा हरा भरा रहेगा, ठीक है। अब देखो समझो, ये भूमध्य रेखा हमारी थी, तो भूमध्य रेखा पर जितने भी जो देश पड़ रहे हैं या जो भी क्षेत्र पड़ रहे हैं, उन क्षेत्रों पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती का विषय है कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट इनके लिए है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 200 मिलीमीटर वर्षा अगर होती है तो ये आपके वन वहां पे मिलेंगे, यानी कि ये आपके फॉरेस्ट वहां पे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात और देखना, इनका पहचान करने का बेस्ट
और सबसे आसान तरीका, ऐसे पौधे जो उनकी पत्तियां, ऐसे पौधे जो हो लंबे छोटे बड़े जो भी हों, लेकिन उनकी पत्तियां बहुत बड़ी हों, बहुत बड़ी। मतलब एक होता है एक नॉर्मली, लेकिन होता है एक अलग प्रकार का। जैसे फॉर एग्जांपल केले का पौधा, केले का पेड़ कैसा है, केले की पत्तियां 1 से 1.5 मीटर लंबी होती हैं। सागौन का पेड़ देखें आप, एक उसका भी देखें तो कम से कम आधे मीटर का उसका पत्ता होता है। जितने भी आपके ऐसे जंगल आपको दिख जाएं जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी होंगी, वो सदाबहार वन के पौधे होंगे। दूसरी एक और पहचान, ये पौधे अपनी पत्तियां कभी भी एक साथ नहीं गिराते हैं, यानी कि अपनी पत्तियों को जब डाउन करते हैं तो वन बाय वन करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं, एक साथ बिल्कुल नहीं करते हैं। 1 मंथ में एक पत्ती यानी कि एक लीफ गिरेगी, फिर 1 मंथ में एक लीफ गिरेगी। अगर आपको याद हो तो ताड़ का वृक्ष देख लें आप, नारियल का पेड़ देख लें आप, कभी भी इनके पौधे एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। एक पत्ता अगर गिरेगा तो उसके 1-1.5 महीने बाद दूसरा पत्ता ही पेड़ से अलग होगा। ठीक है, ये पहचान करने का बेस्ट तरीका है। तो ऐसी वनस्पतियां जो आपको दिखती हैं कि वो उनके पत्तियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं और वो पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, तो वो सदाबहार वन के पौधे होंगे। अगर एक बात बताओ, पत्तियां अगर बहुत बड़ी होंगी तो इन पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा। जब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा तो यहाँ पे जो पत्तियों पर रोम छिद्र बने होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, देखो यहाँ पे वैसे मैं एक पत्ती ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये रही, मैंने एक पत्ती मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये पत्ती मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये पीपल की पत्ती जैसे मान ली सपोज दैट मैंने इसको बनाई है, अगर ये पत्ती बनाई मैंने तो इस पत्ती पे अब क्या होता है, यहाँ पे स्टोमेट बने होते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र बने होते हैं हमारे। अब ये रोम छिद्र जब हैं तो इन पे सूर्य का प्रकाश तो पड़ ही रहा होगा, तो यहाँ से भाप भी तो निकलेगी, वेपरेशन निकल रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा बड़ी पत्ती उस पर उतना ज्यादा ही भाप निकलेगी, उसको उतना ज्यादा ही पानी चाहिए। सदाबहार वन के पौधे को पानी उतना ज्यादा ही चाहिए। ठीक है, एक जंगल आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप चलो भाई देखते हैं दूसरी ओर हमारा क्या है, ट्रॉपिकल लीफ डाउन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल लीफ डाउन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, देखो अब थोड़ा ऊपर चलते हैं हम, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर आएंगे आप तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि हमारी कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ। ठीक है, एंड इसी के बाद नीचे साउथ। आप देखो भाई ये साउथ है। आपको जैसे कि मालूम है कि भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा धूप थी, इसलिए क्या हो रहा था, यहाँ पे वेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। अब जब ऊपर गए तो धूप थोड़ी कम हो गई। जब हमारे ऊपर धूप कम पड़ रही है तो बाष्पीकरण भी बहुत कम होगा। जब कम होगा तो वर्षा भी बहुत कम होगी। वर्षा कम होगी तो पौधे भी बहुत ऐसे होंगे जिनको पानी अधिक नहीं चाहिए। पानी मतलब कम चाहिए उनको, अधिक पानी उनको जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे पौधे कहलाएंगे ट्रॉपिकल लीफ डाउन फॉरेस्ट। अब अगर देखो समझना, यहां पे जो वनस्पति पाई जाएगी उसकी पत्तियां थोड़ी छोटी होंगी, लेकिन पौधे एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं भाई साहब, ये जान लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ट्रॉपिकल लीफ डाउन फॉरेस्ट में, तो पीपल का पौधा देखें, एक साथ अपनी पत्तियां फरवरी मार्च के मंथ में वो गिरा देता है। ठीक है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, यहाँ पे जामुन है। आप अगर बात करें तो ये सब कुछ पौधे ऐसे जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। लेकिन आम इनमें एक अपवाद है। आम का जो पौधा है वो एक अपवाद है। आम एवरग्रीन में भी रहता है और लीफ डाउन में वो किसी में काउंट नहीं होता, क्योंकि आम कभी भी आपको अपनी पत्तियां एक साथ गिराया हुआ नहीं दिखेगा। जैसे आप अगर मई जून उसमें देखें, मार्च अप्रैल के महीने में देखें, फरवरी से अप्रैल के बीच में, तो बहुत से पौधे ऐसे होंगे लग रहा है सूख गए हैं, बिल्कुल खड़े हैं, पत्तियां एक भी नहीं है, उनको आग लगा दो बिल्कुल जल जाएंगे, लगेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनकी लीफ डाउन का महीना है कि उनके उस समय लीफ डाउन का पीक पॉइंट चल रहा है और लीफ डाउन वो गिरा चुके हैं, पत्तियां गिरा रहे हैं, ऐसा उनका दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे ही इस रेखा से थोड़ी सी ऊपर हम यानी कि अपने लेटीट्यूड की ओर बढ़ेंगे, ये लेटीट्यूड की ओर बढ़े आप, जैसे ही लेटीट्यूड के ऊपर बढ़े हम थोड़ा सा ऊपर, अब यहाँ पे भाई क्या होगा, धूप तो बहुत ही अगर पड़ रही है तो वर्षा तो होनी नहीं, क्योंकि ऊपर हम पहुंच रहे हैं। अब धूप अगर पड़ रही है तो ठीक है, लेकिन रेगिस्तान होंगे यहाँ पे, अब डिजर्ट होंगे। यानी कि आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेगिस्तान या डिजर्ट लिखा हुआ है। थार, थार जब हो जाएंगे यहाँ पे, तो अगर रेगिस्तान में कैसे पौधे होते हैं, जहां वर्षा नहीं होगी वहां पे पत्ते जो होंगे पौधों के बिल्कुल सूक्ष्म होंगे, बिल्कुल छोटे होंगे,
और वो पत्तों का जो आकार होगा वो कांटे के रूप में होगा। अगर हम बात करें डिजर्ट्स में क्या निकलते हैं, कैक्टस, नागफनी का पौधा सबसे ज्यादा फेमस है। उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि पत्तियां होंगी तो उसके ऊपर धूप पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा और यानी कि वाष्पीकरण होगा और उसको फिर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट उसे नहीं पड़ती है क्योंकि उनकी पत्तियां ही नहीं है, पत्तियां कांटों के फॉर्मेट में है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए क्या निकल जाता है कि डिजर्ट, अगर फॉरेस्ट की बात करें तो इनमें वो पौधे निकलेंगे जिनकी पत्तियां बिल्कुल छोटी होंगी और नुकीली होंगी, यानी कि कांटे के फॉर्मेट में। क्रूज के पौधे ले लीजिए आप, ठीक है, कैक्टस ले लीजिए आप, कैक्टस में कई प्रकार के आते हैं जो कैक्टस, वो ले लीजिए आप। अगर खुद एग्जाम्पल देखिए ना, कुछ पौधे आपके घरों में ऐसे होंगे जिनको आपने अधिक पानी डाल दिया तो पौधे सड़ जाएंगे। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनको पानी ही नहीं चाहिए फिर भी वो जीवित रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को हमें चेक करना है, देखना है कि हमारे घर में एक वनस्पति है इसको बहुत ज्यादा पानी पड़ रही है, एक ऐसी वनस्पति इसको पानी ही नहीं चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल समझने का एक आसान तरीका। अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर चढ़िए, थोड़ा सा ऊपर बढ़िए। अब आप ऊपर जब बढ़ गए तो यहाँ पे अब आप कहाँ पहुंच गए, आप पोल पे पहुंच रहे हैं। जब पोल पे पहुंच रहे हैं तो यानी कि वर्षा वहां पे ना के बराबर होगी, लेकिन स्नोफॉल होगी, यानी कि बर्फबारी होगी। जब स्नोफॉल होगा, बर्फबारी होगी, तो आपको अब पहाड़ों, यहाँ पे तो पहाड़ ही मिलेंगे ना, तो पहाड़ों पर ही तो स्नोफॉल होता है, पहाड़ों पर ही बर्फबारी होती है। जब बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है तो वहां के पौधे, अगर सोचिए वहां के पौधे ऐसे बनाए हों, यानी कि ऐसे पौधे अगर वहां के बने होंगे तो इन पे क्या बीतेगी, या अगर ये पौधे ऐसे हैं अगर इन पे, तो इनके ऊपर बर्फ अगर जम गई तो ये पौधों की पत्तियां सांस नहीं कर पाएंगी, ब्रीफिंग नहीं कर पाएंगी और पत्तियां मर जाएंगी, यानी कि पेड़ मर जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, पहाड़ों पर नेचर ने इतनी बढ़िया, इतने अच्छे ढंग से बना रखा है कि उसने क्या काम किया, पौधे को शंकु यानी कि कोणनुमा आकार में बना रखा है, कोणनुमा आकार में। अब ये पौधा यानी कि शंकुधारी वन में है, जिसे कहते हैं टैगा वन, या टैगा वन में भी बात कर लें, ये ऐसे इंडिया में टैगा वन होते हैं। तो अब अगर इस पे बर्फबारी पड़ेगी तो बर्फ लुढ़क करके नीचे आ जाएगी, ये लुढ़क करके नीचे बर्फ आ जाएगी। जब बर्फ लुढ़क करके नीचे आ रही है, इसका मतलब है बर्फ स्टेबल नहीं हो पा रही है, और जब स्टेबल नहीं हो पा रही है बर्फ, इसका मतलब है कि बर्फ रुक नहीं रही है, तो जम नहीं रही है और पत्तियां अपना श्वसन काम करती रहेंगी, जिससे क्या है, उनकी यानी कि आबादी बढ़ती रहेगी। अब आपने देखा कि जैसे से हम ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे अंदर वेदर में चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ तो हमारे जंगल चेंज हुए। अब अगर हम बात करें आपसे, देखिए यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो ये हमारा जो एक रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रॉपिकल लिव डाउन फॉरेस्ट थे 100 से, सॉरी यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा वो 100 होगा, 100 ml होगा, यहाँ पे 50 ml होगा और यहाँ पे 10 ml, लेकिन ml के ना के बराबर होगा। ये आपके क्राइटेरिया रखे गए, यानी कि फॉरेस्ट को पढ़ने का एक आसान तरीका हमारा ग्लोब है। अब अगर आप खुद सोचो, ये ग्लोब है हमारा, अगर देखें तो ग्लोब के यानी कि जस्ट थोड़ा सा ऊपर डॉटेड बना लें अपने हम, और यहाँ पे 5 डिग्री कर लें, तो ये 5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये क्या होती है हमारी, यहाँ पे हमारी शांत पेटी, जिसे डोलड्रम कहते हैं। जब डोलड्रम हम कहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल निर्वात की स्थिति, यानी कि कुछ भी वैक्यूम बनता है, और जो हवाएं आपकी ये चल रही थी, ये हवाएं यहाँ इस यानी डोलड्रम से टकराती हैं, और डोलड्रम से टकराने के बाद ये बिल्कुल जस्ट यानी कि यहीं से मूव कर जाती हैं, और जैसे ही टकराती हैं ये अपनी दिशा ऐसे बदल लेंगी। ये आपकी दिशाएं यानी कि इनका जो एरिया है और डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके, अब आप खुद सोचिए कि ग्लोब हमारे कितने काम का है, हम कैसे इसको कर सकते हैं कि हमने ग्लोब से देखा तो मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, हमें यहाँ पे ट्रेड विंड, हमें एयर भी मिल गई, ठीक है। तो आई होप आपको फॉरेस्ट समझ में आ गया होगा। फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं रखा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब कभी भी फॉरेस्ट में वो आता है तो क्या पूछेगा, सिर्फ इतना पूछता है कि ये पौधे किस वन के हैं, या ये वन कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको बस रेखाओं का ध्यान रखना है अपने लेटीट्यूड का, और ये लेटीट्यूड कहाँ कहाँ है उनका। अब कुछ घास के मैदान होते हैं जिन्हें कहते हैं शीतोष्ण और जो है उष्ण कटिबंधीय घास के वन। जहाँ पे वर्षा रिक्वायरमेंट जो है 50 होगी, वहाँ पे घास दूसरी होंगी। जहाँ पे 50 से थोड़ी ज़्यादा होगी वर्षा ml, वहाँ पे बहुत बड़ी घास होंगी, हाथी घास जिसमें हाथियाँ छिप जाती हैं,
ठीक है, पंपास, ठीक है, टैगा, उसके बाद फिर कहते हैं लीप डाउन, फिर उससे कहते हैं यहाँ पे पेरियार, पेन्यार। तो ये हमारे तमाम प्रकार की चीजें मिलती हैं। तो आई होप आज के इस सेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें फॉरेस्ट कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है और एग्जाम में कितना इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं।